So hello friends, this is Arhan Safi and you are watching the channel Farmer World। तो यार हम अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, आगे क्या बात करने वाले हैं हम? इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है, यानी कि एक कोशिका होती है ना। वैसे बेसिक लेवल हमने क्या पढ़ा था? केमिकल्स पढ़ा था, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, लेकिन वो फंक्शन नहीं करते हैं। इसलिए हमने जो है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की यूनिट 1 में जो है सेलुलर लेवल से आगे प्रोसीड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल ही वो पार्ट है जो क्या कर सकता है? फंक्शन कर सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग ऑफ एग्जिस्टेंस कर सकता है। ठीक है ना, तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखो ये सेल जो है सभी ने 9th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, यानी कि 12th तक ये सेल जो है किसी का पीछा नहीं छोड़ती है ना। और अपना तो क्या है कि मतलब 10th तक क्या था, जो समझ में आया तो समझ लिया, जो ना समझ में आया तो क्या रट लिया, है ना। तो क्या है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है पूरा डिटेल स्टडी करेंगे सेल के बारे में, यानी कि बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक। ठीक है ना, जिसको आता है उसके लिए भी जो है समझ में आना चाहिए एडवांस तक, और जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए भी हम क्या करेंगे? बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब कुछ कवर होगा सेल के बारे में। ठीक है ना, तो हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी जाए, लेकिन कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। तो क्या है, पूरा वक्त क्या है तुम्हें देना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो बेसिक मटेरियल होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो क्या होता है? सेल होता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज इनटू यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कह रहे हैं? देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो तरह के होते हैं। एक हो सकता है यूनिसेल्युलर और एक क्या है? मल्टी सेल्युलर। एक क्या है? मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी जो है बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हो। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि उनकी बॉडी क्या है? बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। ठीक है ना, तो तुम्हें जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बस जो है सीक्वेंस याद होना चाहिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा यानी कि मोनेरा के अंदर मोस्टली क्या आते हैं? बैक्टीरिया। तो वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा, वो भी क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोटिस्टा। ठीक है ना, वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं। मेनली इसमें प्रोटोजोआ को हम कंसीडर करते हैं एनिमल्स में। ठीक है ना, मल्टी सेल्युलर मैंने क्या बताया? फंजाई, एनिमीलिया और प्लांटी। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कितने तरह का हो गया? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक सेल है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारी सेल है। तो यूनिसेल्युलर में क्या हो गए तुम्हारे? मोनेरा और प्रोटिस्टा हो गए, और मल्टी सेल्युलर में क्या आ गया? फंजाई, एनिमीलिया और प्लांटी हो गए। ठीक है ना, तो यूनिसेल्युलर क्या हो गया? प्रोटिस्टा हो गया, यीस्ट क्या है? एक फंजाई है, बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा है, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटिस्टा है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गए तुम्हारे? प्लांट्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, है ना। अब देखो, यीस्ट क्या है? एक फंजाई है। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है। तो मैंने तो बोला था क्या फंजाई मल्टी सेल्युलर में आता है। हाँ, फंजाई क्या आता है? मल्टी सेल्युलर में आता है। लेकिन यीस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेल्युलर में आता है। ये क्या है? एक्सेप्शनल है। तुम्हें याद रखना है कि फंजाई तो मल्टी सेल्युलर है, लेकिन उसके अंदर जो यीस्ट होती है वो किसके अंदर आती है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है। ठीक है ना, यानी कि फंजाई जो है मल्टी सेल्युलर में आती है, लेकिन फंजाई का एक पार्ट क्या है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, वो यूनिसेल्युलर में आता है। वो कौन है? यीस्ट। ठीक है ना, यीस्ट एक फंगस है, लेकिन होती कैसी है? यूनिसेल्युलर। लेकिन इसके अलावा जितनी भी फंजाई होती है वो क्या होती है? मल्टी सेल्युलर होती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। आगे क्या है? सेल परफॉर्म्स द फॉलोइंग 3 फंक्शन, यानी कि सेल्स तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मेजरली फंक्शन क्या है? देखो, पहला फंक्शन क्या बोल रहा है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यानी कि जैसे बहुत सारी सेल्स क्या होती है? आपस में कनेक्टेड होती हैं,
बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू देन ऑर्गन सिस्टम, ये सबको पता है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मान लो जो है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर कोई मटेरियल पहुंचाना है, ये मटेरियल दूसरी सेल के अंदर पहुंचाना है, तो क्या होगा, ये वाली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर होगी, फिर ये सेल मेम्ब्रेन अंदर ले जाएगी। कहने का मतलब ये है, सेल क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कर सकता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन से दूसरी सेल मेम्ब्रेन में अपना जो है कोई भी सब्सटेंस क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। देखो कोई भी सेल जो होती है, इसको जो है ऐसे समझो, एक मैंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया, मान लो अमीबा, और एक मैंने मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम लिया, मान लो ह्यूमन। ठीक है। अब बात करें अमीबा की, तो अमीबा के अंदर क्या होती है, एक सेल होती है, और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ठीक है ना। तो इस अमीबा ने अपनी ग्रोथ को कैसे किया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सेल क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, सेल क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो डिवीजन ही क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए रखने के लिए उनको डिवाइड होना ज़रूरी है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, मान लो ह्यूमन के हैंड पे क्या है, इंजरी आ गई, हैंड पे क्या आ गई, इंजरी, तो इंजरी की वजह से क्या हो गई, सेल्स डेड हो गई, सेल्स क्या हो गई, डेड, कुछ सेल्स क्या हो गई, डेड हो गई, सेल्स मर गई। तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नई सेल्स को बनाना पड़ेगा, नई सेल को बनाना पड़ेगा। मान लो ये हाथ है और यहाँ के हाथ पे इंजरी हुई, तो इंजरी की वजह से सेल्स क्या कर गई, डेड कर गई, सेल्स क्या कर गई, डेड कर गई। अब इन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टू रिप्लेस न्यू सेल्स। तो चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल्स क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं, सेल्स क्या कर सकती है, डिवाइड, यानी कि सेल डिवीजन ही क्या है, टू प्रोड्यूस न्यू सेल, एक सेल दूसरी सेल को बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो तुम पढ़ोगे कि सेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर सेल्स, तो सेल्स के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सेल्स के अंदर क्या होती हैं, कुछ पार्ट्स या सेल ऑर्गेनेली होती है, मान लो उन्हें क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करता है, हेल्प करता है किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि सेल्स के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, राइबोसोम्स होती हैं। वो राइबोसोम्स क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, यानी कि सेल अपने ही अंदर क्या बना सकती है, प्रोटीन को बना सकती है। ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। आगे बात करते हैं। सेल्स आर ऑफ टू टाइप, सेल कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो इसकी जो है डिटेल में बात करते हैं। सेल्स कितनी टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप, यानी कि प्राचीन काल वाला, पुराना, कई साल पुरानी बात है। ठीक है। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है नई, यानी कि न्यू टाइप, मॉडर्न टाइप, तो उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। और कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब ये है कि सेल कितनी टाइप की है, दो टाइप की है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रो मतलब मैंने क्या बताया, प्रिमिटिव, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, यू मतलब मॉडर्न टाइप, न्यू टाइप, और कैरियो मतलब क्या था, न्यूक्लियस। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, पुराना होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, मॉडर्न टाइप का होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, नए टाइप का होता है। अब ये पुराने और नए टाइप का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेंटर पार्ट होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, यानी कि फादर ऑफ द सेल लोकेटेड होता है। उसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, अगर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है,
तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप, यानी कि कोई भी बाउंडिंग ऑफ मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर नहीं है तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वहीं अगर सेल के न्यूक्लियस के पास एक बाउंडिंग आ जाए सेल मेम्ब्रेन की, एक बाउंडिंग आ जाए सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, किसकी बाउंडिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक टाइप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक टाइप। सिंपल सा मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए ही डिसाइड करता है कि एक सेल कैसी होगी, सेल को जो है क्या काम करना है, यानी कि डीएनए सेल का क्या है, फादर है, वही डिसाइड करेगा कि सेल्स को कैसे जीना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में सेल का देखो, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो उसको संभाल के रखना जरूरी है। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी टाइप ऑफ सेल्स में इतना दिमाग नहीं था कि वो जो है ये समझ सके कि अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए तो उसको संभाल के रखो, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे सेल डेवलप करी तो उसको समझ में आया कि अंदर सेंटर पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके पास डीएनए है, तो उसको संभालने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या हुई, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हुई, यानी मॉडर्न टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हुई। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बचाने के लिए क्या डेवलप कर ली उसने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर ली। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्यों प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि उसके पास जो है कोई भी जो है न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक टाइप में न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि प्रोटेक्शन की जाती है न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, फादर ऑफ द सेल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, दीज सेल्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, बोला ना पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। तो दी हैव सम अदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट एज इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आर्की बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है कहाँ पे मिलती है, आर्की बैक्टीरिया में मिलती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये सब में मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, ठीक है, तो एक बेसिक सीक्वेंस जो है सबको याद रखना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ। कि बेसिक सीक्वेंस क्या याद रखना है, मैंने 5 किंगडम बताए। सबसे पहला क्या बोला था मैंने, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, मेनली बैक्टीरिया आते हैं, और वो भी 2 तरह के बैक्टीरिया आते हैं। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, और एक क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरा किंगडम मैंने क्या बताया था, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या बताया था, फंजाई। चौथा क्या बताया था, एनिमिलिया। पांचवा क्या था, प्लांटी। ये 5 किंगडम है। ठीक, तो मोनेरा के अंदर जो मेनली आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत पुराने बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये जो है तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, ये समुद्र के बिल्कुल नीचे जाके मिलेंगे, या जो तुम्हारे थर्मल वेंट्स है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह है, वहाँ पे जाके मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाके, डीप सी, यानी कि समुद्र के बिल्कुल नीचे जाके मिलेंगे, यानी बहुत कम देखने को मिलता है आर्की बैक्टीरिया। तो इनमें ही जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। यानी कि आर्की बैक्टीरिया का न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। बाकी यू बैक्टीरिया का क्या होता है, यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक। फंजाई में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक। एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक, और प्लांटी में भी यूकैरियोटिक। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, वो क्या होता है, बहुत पुराने बैक्टीरियाज यानी कि आर्की बैक्टीरियाज में मिलता है। बाकी जितने भी हैं, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, इनमें क्या होता है, नए टाइप का न्यूक्लियस, यानी कि इनके न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो वो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक सीक्वेंस सबको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द सेल पे। आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ द सेल पे। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, यानी कि एक सेल क्या क्या जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करती है। तो पहला फंक्शन क्या दे रखा है, सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो मैंने बताया था सेल ग्रो आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स नंबर और इट्स साइज। पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम पहले कि सेल कैसे ग्रो कर सकती है, या तो अपने नंबर को बढ़ाए, या तो अपने नंबर को बढ़ाए यानी कि सेल डिवाइड कर जाए, या अपने साइज को बढ़ाए यानी कि अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको इंक्रीज करके भी अपने क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। ठीक है ना। और मेटाबॉलिज्म क्या बताया था मैंने, मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म यानी कि रिएक्शंस वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस अकर, ये तो बता ही चुके हम। या तो क्या हो रहा होगा, एनाबॉलिक यानी कि किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा होगा, या कैटाबॉलिक या ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा क्या है, सेल डिवीजन, यानी कि सेल क्या कर सकती है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सेल क्या कर सकती है, अपने साइज को बढ़ा सकती है, और मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर बहुत सारी वेरियस रिएक्शन चलती रहती है। दूसरा क्या है, सेल डिवीजन, इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि मदर सेल स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल, यानी कि एक सेल क्या करती है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। पेरेंट सेल यानी कि मदर सेल डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में, ठीक है ना। दीज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। वहीं अगर कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया अमीबा, वो डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी ब्रीडिंग यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वो ग्रोथ भी कर रहा है और अपना रिप्रोडक्शन का वही मेथड है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड कर रहा है तो वो अपनी प्रोजनी तैयार कर रहा है, यानी कि वो डिवाइड वाला जो मेथड है वो रिप्रोडक्शन का ही क्या है, मेथड है, ये मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड कर रही है तो वो क्या कर रही है, अपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए इज ऑल्सो सिंथेसाइज एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि कोई भी सेल जो है डिवाइड करती है तो वो एक सेल जो होती है पेरेंट सेल, वो डिवाइड हो जाती है कितनी सेल में, टू डॉटर सेल में। तो देखो सेल से पहले न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। देखो कितने न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या लोकेटेड होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। तो ये डीएनए भी क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, क्योंकि एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस बने। तो ये दो न्यूक्लियस बने तो डीएनए भी क्या हुए, डबल हुए। तो डीएनए को जो है सेल को डिवाइड करने से पहले डीएनए को क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेट यानी कि डीएनए की कॉपी तैयार करनी पड़ती है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि अपने आप को डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, एक फोटोकॉपी तैयार करता है। क्योंकि एक कॉपी जो है एक को पास, एक डॉटर के पास पहुंचानी है और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर के पास। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्या है, सेल क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, मेटाबॉलिज्म कर सकती है, डिवीजन कर सकती है। और तीसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने बात की थी कि सेल्स के अंदर जो है कुछ राइबोसोम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में। तो मेजर प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो इसको भी जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या समझना है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसके ऊपर क्या लोकेटेड होते हैं, डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो फाइनली न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए क्या करता है, एक आरएनए में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए में। उसे बोलते हैं एमआरएनए। एम क्यों बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज लेके जाएगा। डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड चीज होती है ना, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड वाली चीज क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, सिंगल स्टैंडर्ड में। ये क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, और एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो कहने की सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमआरएनए में। किस में कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए में। यानी कि डबल स्टैंडर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए में। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलता है, बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में। कौन बाहर आ गया, एमआरएनए बाहर आ गया। कौन बाहर आ गया, एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या करता है, इस एमआरएनए के पास राइबोसोम्स आते हैं। कौन आते हैं, राइबोसोम्स आते हैं। कौन आते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो राइबोसोम्स की यूनिट आती है, दो यूनिट होती है। एक बड़ी यूनिट होती है जिसे बिगर यूनिट कहते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होती है जिसे छोटी यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये राइबोसोम की यूनिट एमआरएनए से चिपकती है। ये राइबोसोम की यूनिट क्या करती है, एमआरएनए से चिपकती है। और ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और इस एमआरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है,
ट्रांसलेशन। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो पहले न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, फिर वो एमआरएनए जो है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, और उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो सेल्स के अंदर क्या हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, और वो भी किस मेजर प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, और फिर एमआरएनए जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सेल क्या कर सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकती है। अगला क्या है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। ये तो सिंपल सा है, द सेल मस्ट बी एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट एंड अदर मॉलिक्यूल टू सर्वाइव। अगर सेल को जीवित रहना है तो उसको खाने पीने की तो रिक्वायरमेंट है ही, तो ये मॉलिक्यूल्स एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफर सेल कर सकती है। ये क्या हो गया, सिंपल सा है, सबको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो बेसिकली एक सेल में जो है मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक तो सेल की मेम्ब्रेन होती है, और अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, कोई भी सेल है तो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। मेजर कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाहर जितना भी बच गया, बाहर जितना भी बच गया वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे। सेल मेम्ब्रेन बोल दो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और इसको प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं, प्लाज्मोलीमा। ठीक है ना। तो मेजर कंपोनेंट किसी सेल का क्या होता है, सबसे आउटर कवरिंग यानी कि सबसे आउटर वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं। और फिर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी पार्ट बच गया, जितना भी पार्ट बच गया उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल स्ट्रक्चर के। ठीक है ना। अब पार्ट्स ऑफ द सेल, तो मैंने बोला कि मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वही डिसाइड करेगा कि एक सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये अलाउइंग करता है ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है, यानी कि सिलेक्ट करता है कि कौन सब्सटेंस आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। अगर सेल्स के लिए वो जो है फायदे वाली चीज़ है तो वो अंदर आने देगी, वही सेल को अगर कोई हार्म करने वाली चीज़ है तो वो उसको अंदर नहीं जाने देगी। यानी कि सेल के अंदर घुसना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा किस मटेरियल को आना है, किसको नहीं आना है। यानी कि ये क्या, एक एक्ट एज अ बैरियर। ये क्या, बैरियर है बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। ये क्या है, बैरियर है, इनर और आउटर सरफेस, बाहर और अंदर का क्या है, ये बैरियर है। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोला ना, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलीमा भी बोलते हैं। इसको भी याद रखना। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वही यार क्या करता है, इट गार्ड द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से क्या अंदर जाएगा क्या नहीं। तो ये क्या, गार्ड है, ये क्या है, गार्ड है। यही डिसाइड करेगा अंदर किसको आना है, किसको नहीं आना है। दूसरा क्या है, द सेल मेम्ब्रेन अलाउ सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल्स। द सेल मेम्ब्रेन अलाउ सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल्स। देखो बाहर के एनवायरनमेंट से भी, और एक सेल से दूसरी सेल से भी, एक सेल का दूसरी सेल से भी। मान लो इस सेल से किस मटेरियल को अंदर आना है, इससे किसको अंदर आना है, ये भी कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। ये भी कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक है ना। तीसरा क्या है, द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाइंडिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन एंड प्रोवाइड सिलेक्टिवली रिस्पेक्टिविटी। देखो इसको ध्यान से समझना, क्या कह रहा है ये। हमने बोला कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है, और सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलीमा। तो याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। ये मैंने बड़ा बता दिया है, लेकिन होते ये बहुत छोटे छोटे। ठीक है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर क्या होते हैं, मान लो जो है हमने कोई भी दवाई दी,
हमने कोई भी दवाई दी, मान लो जो हमने इंसुलिन का हार्मोन बाहर से दिया, इंसुलिन का हार्मोन बाहर से दिया, तो इस इंसुलिन को जो है कहाँ पे जाना है, पैनक्रियाज में जाना होगा, क्योंकि इंसुलिन का काम कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में होता है। तो पैनक्रियाज की सेल जो होती है, पैनक्रियाज की जो सेल्स होती है, मेनली बीटा सेल्स होती हैं, तो वो जो सेल्स होती है उनकी मेम्ब्रेन्स पे रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर पहचान लेंगे कि ये इंसुलिन है और इस इंसुलिन का क्या लेना है, अंदर लेना है। ये क्या इंसुलिन है और इसको क्या करना है, अंदर लेना है। तो कहने का मतलब ये, जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल्स होती है उसमें पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये अपना ही भाई है, इसको अंदर आने दो, ये अपना ही भाई है, इसको अंदर आने दो। वही रिसेप्टर जो है, अगर रिसेप्टर को बात समझ में नहीं आए, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई दूसरे जो है चीज़ का मटेरियल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब है, तो वो रिसेप्टर समझ जाएगा ये कि अपनी जो है बॉडी का नहीं है, इसको अंदर मत आने दो। तो रिसेप्टर ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन पे, वो डिसाइड करता है कि पार्टिकल या जो भी चीज़ है, कोई भी हमने जो है ड्रग्स भी लिया या कोई भी जो है प्रोटीन एंजाइम है, कोई भी चीज़ है, दवाई ली, तो उसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, ये कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड रिसेप्टर डिसाइड करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर मतलब मेम्ब्रेन के बीच में धसा हुआ रिसेप्टर, बाइंडिंग द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेल। ठीक है ना, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड प्रोवाइड सिलेक्टिव रेस्पेक्टिवली, यानी किसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना है डिसाइड करेगा, और किस सिग्नल को अंदर ट्रांसफर करना है नहीं करना वो भी कौन डिसाइड करता है, रिसेप्टर डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या पढ़ना है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस से मिलके बनी हुई होती है, ये अब हमें पढ़ना है। तो इसको जो है ढंग से समझना है, मैं स्ट्रक्चर के थ्रू से समझाऊंगा, ठीक है ना, इसको जो है ढंग से समझना है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, ये तुम्हारी क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना। तो इस सेल मेम्ब्रेन को जो है मैं बिल्कुल ओवरव्यू करूंगा, क्या करूंगा, ओवरव्यू, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को मैंने उठा के बड़े से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, ओवरव्यू कर रहा हूँ इसका, क्या कर रहा हूँ, ओवरव्यू कर रहा हूँ। यहाँ से मान लो मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, यानी कि मैंने देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन हकीकत में है क्या, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी जो है मटेरियल या कौन कौन से जो है सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो इसको देखने के लिए मैंने स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रॉड किया और देखा, तो मुझे देखने को मिला ये कैसे है, कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिला, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसी दिखती है। तो अब इसमें समझना होता क्या क्या है। ये जो होता है सबसे ऊपर टॉप पे ये होता है प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन, यानी कि अंदर की साइड ये क्या, इनर सरफेस है, ये मेम्ब्रेन का क्या है, इनर सरफेस है, ये मैंने क्या बनाया, मेम्ब्रेन का इनर सरफेस बनाया है, ठीक है ना। और ये मेम्ब्रेन का मैंने क्या बनाया, आउटर सरफेस बनाया है, ये क्या बनाया, आउटर सरफेस बनाया है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का चाहे इनर सरफेस हो, यानी कि अंदर वाला सरफेस जो साइटोप्लाज्म के टच कर रहा है, या बाहर वाला सरफेस हो जो दूसरी सेल्स या बाहर के एनवायरनमेंट को टच कर रहा है, तो इनर सरफेस हो या बाहर सरफेस हो, दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर इन प्रोटीन्स यानी कि इनर सरफेस वाली मेम्ब्रेन और बाहर वाली सरफेस वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो है तुम्हें कुछ पार्ट्स दिखाई दे होंगे जिसमें कुछ हेड्स हैं, ये क्या है, हेड है, सर दिखाई दे रहे हैं कुछ, ये क्या है, हेड्स है, ये क्या है, हेड्स है। और तुमने देखा होगा कि इन हेड से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इन हेड से क्या लटक रही है, टेल्स, यानी कि एक सर से एक पूंछ लटक रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जनरली फॉस्फेट होता है। हेड वाला पार्ट क्या होता है, फॉस्फेट होता है। हेड वाला पार्ट क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है। और जो टेल वाला पार्ट होता है, ये जो तुम्हारा पूरा टेल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो तुम्हें टेल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टेल वाला पार्ट क्या होता है, लिपिड होती है। क्या होती है, लिपिड होती है। टेल वाला पार्ट क्या होता है, लिपिड। बात समझ में आ रही है? यानी कि फैट होता है, क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, चाहे इनर सरफेस हो बाहर सरफेस हो, तो बाहर तो क्या होती है, फॉस्फेट, वो बाहर क्या होती है, प्रोटीन होता है,
और अंदर क्या होती है, अंदर बनी होती है फॉस्फोलिपिड। अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड। बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, यानी कि देखो सबसे अंदर जाओ या सबसे बाहर जाओ तो हमें क्या मिलेगी, प्रोटीन की लेयर मिलेगी, लेकिन उन दो प्रोटीन के लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। यानी कि बिटवीन टू प्रोटीन लेयर वी गेट फॉस्फोलिपिड। हमें क्या मिलता है, फॉस्फोलिपिड मिलता है। क्या मिलता है, फॉस्फोलिपिड मिलता है। अब फॉस्फोलिपिड क्यों बोल रहे हैं, देखो क्योंकि उसका जो हेड वाला पार्ट है वो किससे बनकर बना हुआ है, फॉस्फेट से। यानी कि हेड वाला पार्ट में क्या है, हेड पार्ट में है फॉस्फेट, और टेल पार्ट में क्या है, लिपिड है। टेल पार्ट में क्या है, लिपिड है। तो जो अंदर वाला पार्ट है, ये जितना भी तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है, ये किससे मिलके बना, फॉस्फोलिपिड से, जिसमें जो हेड वाले पार्ट है वो क्या है, फॉस्फेट है, और जो टेल वाले पार्ट है वो क्या है, लिपिड है। वो क्या है, लिपिड है। बात समझ में आ गई। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, तुम कह सकते हो वो क्या है, PLLP। ये मेरी सिंपल सी एक ट्रिक हो गई। कैसे, अंदर भी प्रोटीन है, बाहर भी प्रोटीन है, और बीच में क्या है, बायलिपिड लेयर है। बीच में क्या है, बायलिपिड लेयर है। देखा ना मैंने दो हेड टेल बनाए, वो क्यों बनाए, क्योंकि बायलिपिड लेयर होती है। बायलिपिड लेयर किसकी, फॉस्फोलिपिड की। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, PLLP। यानी कि अंदर भी प्रोटीन है, उसके बाद जो है दो बायलिपिड की लेयर है, बायफॉस्फोलिपिड की लेयर है, और बाहर भी क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। आई होप सबको जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो एक बार क्या रीड कर लेते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो मैंने बोला क्या, फॉस्फोलिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो मेजर पार्ट है वो बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड ही है। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, आर फैट लिपिड होते हैं, मॉलिक्यूल विद चार्ज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोलिपिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक तो लिपिड प्रेजेंट है और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू द लिपिड बाइलेयर आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि आयनिक है, ये पानी के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। वही लिपिड क्या है, नॉन पोलर चीज है, हाइड्रोफोबिक है इन नेचर। द लिपिड टेल्स, टेल्स किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, ऑफ द मॉलिक्यूल फेस ईच अदर क्रिएटिंग अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। तो वही स्ट्रक्चर बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो हेड वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, और टेल वाले पार्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। और टेल वाला पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर होता है। टेल वाला पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है, उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होते हैं, हेड होते हैं। पोलर पार्ट क्या होता है, हेड, क्योंकि फॉस्फेट है, आयनिक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी के साथ जो है रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द लिपिड बाइलेयर इज एम्बेडेड विद द प्रोटीन्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, 3 ग्रुप्स ऑफ। अब ये बात समझने वाली आती है। देखो ये तो हमने सिंपल सा पढ़ लिया, ठीक है ना, कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेड पैरेलल मेथड, यानी कि हेड्स जो है पैरेलल होते हैं, और पोलर टेल क्या होती है, वो नॉन पोलर टेल क्या होती है, बीच में एम्बेडेड होती है। अब तुम्हें एक चीज और समझनी है, देखो अंदर भी प्रोटीन है, बाहर भी प्रोटीन है, ठीक है ना। तो अंदर भी प्रोटीन है और बाहर भी प्रोटीन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो जो मैंने प्रोटीन स्ट्रक्चर में दिखाया उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। These protein associate more loosely with the polar heads of membrane lipids। यानी कि ये जो होते हैं प्रोटीन्स, वो क्या होते हैं, पोलर हेड के साथ कंबाइन होते हैं। पोलर हेड के साथ कंबाइन, ये देखो पोलर हेड है, उसके बाहर क्या कंबाइन थे, प्रोटीन्स कंबाइन थे। तो उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल क्यों, कोने पे प्रेजेंट है। पेरिफेरल क्यों बोल रहे हैं, बाहर बिल्कुल कोने पे, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। और विद इंटीग्रल प्रोटीन एट द इनर और आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, इनर सरफेस मेम्ब्रेन हो या आउटर सरफेस मेम्ब्रेन हो, चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ सॉरी क्या प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो एक प्रोटीन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर 3 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो पेरिफेरल वाला प्रोटीन तो सबको समझ में आ गया। अब क्या बचा, इंटीग्रल वाला प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसको समझना आप, इंटीग्रल वाला प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो चलो इसको समझते हैं। देखो मैंने जो है स्ट्रक्चर बना लेता हूँ दोबारा। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, और तुम्हें पता है फिर ये हेड है, ठीक है, और नॉन पोलर टेल है, हेड है, नॉन पोलर टेल है। ये क्या होगी, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, और बाहर क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। तो देखो कुछ प्रोटीन क्या होते हैं
अंदर की साइड भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, अंदर की साइड भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल मतलब दीज प्रोटीन एक्सटेंड इनटू और थ्रू द लिपिड लेयर। समझ में आ रही बात। इंटीग्रल मतलब अंदर वाले, इंटीग्रल मतलब अंदर वाले, मेम्ब्रेन के अंदर वाले। तो मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। तो अगर प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि लिपिड के अंदर जो प्रेजेंट होगा प्रोटीन, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि ये क्या है, अंदर वाला प्रोटीन है, ठीक है। वहीं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि दिस प्रोटीन स्पेंड द एंटायर लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन टू द बोथ साइटोसिन। अब देखो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की खास बात क्या होती है, समझना। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं, बड़ी, यानी कि ये प्रोटीन बाइलिपिड लेयर को भी जो है कर रहे होंगे क्रॉस, और अंदर साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस कर रहे होंगे, अंदर साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस कर रहे होंगे, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को भी क्रॉस कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये प्रोटीन कैसे होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होंगे, मेम्ब्रेन को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, अंदर को भी टच कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म, और बाहर के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी कि दूसरी सेल के बीच के फ्लूइड को भी क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और अंदर और बाहर की साइड दो प्रोटीन की लेयर होती है जिन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। उसके अलावा कुछ और टाइप के प्रोटीन्स जो हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए बोल रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि ट्रांस यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और ये प्रोटीन दोनों को टच कर रहे हैं, अंदर साइटोसोल को भी, यानी कि अंदर के पानी जो भरा पड़ा है न्यूक्लियस के वो सेल के अंदर, उसको भी टच कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी कि बाहर सेल का जो फ्लूइड है उसको भी टच कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को करते हैं, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या जस्ट रीड करने वाले, ये सब तुम्हें आता है। देखो कैसे, सबसे पहला काम क्या सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन ऑफ सेल। द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन अलाउ केमिकल मैसेज टू पास बिटवीन सेल एंड सिस्टम विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। अब ये प्रोटेक्शन कैसे करता है, ये क्यों मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, तो यही डिसाइड करेगा अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये गार्ड हो गया एक तरीके से, तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। देखो क्या बोल रहा है, साइटोस्केलेटल और मैकेनिकल सपोर्ट। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक शेप टू द सेल, ठीक है ना। मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगी सेल का साइज, शेप कैसा होगा। अगर मेम्ब्रेन लूज है तो साइज लूज कर जाएगा, मेम्ब्रेन टाइट है तो साइज भी क्या बढ़ जाएगा। तो मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगी साइज कैसा होगा। तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे, अगर सपोर्ट की जरूरत है मेम्ब्रेन टाइट हो जाएगी, अगर लूज की जरूरत है लूज हो जाएगी। तो यही डिसाइड कर रहा है कि मैकेनिकल सपोर्ट किस हिसाब से रखना है। अटैचमेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन बाइंड टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर कॉम्पोनेंट, ठीक है ना। देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने बोलता प्रोटीन जो है बाइंड होते हैं, तो तुम्हें पता है कौन से वाले की बात करें, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर कंबाइंड कॉम्पोनेंट दोनों का ख्याल रखता है, ठीक है ना। सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। द सेल मेम्ब्रेन इन अ एनिमल सेल सेपरेट द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक बाधा का भी काम कर रहा है। मान लो बाहर से किसी को कोई गलत मतलब केमिकल उसको अंदर नहीं आने देना है, तो ये क्या है, सराउंडिंग से क्या कर रहा है, बचा भी रहा है, तो सेपरेशन कर रहा है सराउंडिंग से। अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई, प्लांट एंड बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ एडिशनल लेयर नोन एज सेल वॉल फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है इसने, क्या करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखना है, जो एनिमल्स की सेल होती है उनके बाहर जो सबसे भारी स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एनिमल्स को छोड़ के जितने भी हैं, एनिमल्स को छोड़ के जितने भी हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्लांट हो, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है, एनिमल सेल है, अगर कौन सी सेल है, एनिमल, तो सबसे बाहर जो प्रोटेक्शन यूनिट है वो क्या है, मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर जो प्रोटेक्शन यूनिट है वो क्या है, मेम्ब्रेन है। वो क्या है, मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल को छोड़ के कोई और सेल है तो उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे भारी प्रोटेक्शन यूनिट क्या होती है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। बात समझ में आ गई। यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स है, चाहे वो फंजाई की हो, प्लांटी की हो, बैक्टीरिया की हो,
उनकी सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाहर एक और कवरिंग होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? एनिमल्स की सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है ना। अगला क्या है? परमिएबिलिटी, यानी कि यही बताएगा कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन in this state is called selectively permeable and is allow the passage of solvent and several selected solute while holding back the others। यही डिसाइड करेगा किस को अंदर आने देना है, किसको नहीं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। टिश्यू फॉर्मेशन, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल अटैच टू दिस। सिंपल सी बात है, सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपस में मिल रहा होता है वो मेनली क्या मिल रहा होता है? सेल की मेम्ब्रेन आपस में अटैच होकर क्या बना रही होती है? टिश्यू बना रही होती है, ठीक है ना। अगला क्या है? पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। अगला क्या है? पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। तो पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन अकर बाय वेरियस मैकेनिज्म लाइक आयन चैनल, कैरियर प्रोटीन एंड आयन पंप। केमिकल एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट बिटवीन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम ऑफ साइटोप्लाज्म मेडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट चैनल एंड कैरियर प्रोटीन। इसके बाद हम आगे करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जो पार्टिकल्स को अंदर और बाहर करते हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। Contribution to enzyme activity. Contribution to enzyme activity. Plasma membrane control the activity of enzyme which further participate in metabolism and immune system. देखो कोई भी एंजाइम जो है सेल के अंदर जाके काम करेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा एंजाइम को भी? वो भी सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कंट्रोल ऑफ न्यूरो हार्मोनल फ्लो। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन मेडिएट द फ्लो ऑफ न्यूरो हार्मोनल एंड अदर केमिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम टू सेल। यानी कि बाहर के सेल का जितना भी मीडियम है उससे सेल के अंदर किस हार्मोन को ले जाना है या किस केमिकल को ले जाना है या किसको नहीं ले जाना है, वो कौन डिसाइड करता है? सेल्स के अंदर, सेल्स मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर। इसकी हम बात कर चुके हैं, यानी किस केमिकल को अंदर जाने देना है, किस हार्मोन को। तो न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल किसके पास होता है? सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे क्या लोकेटेड होते हैं? रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। अब जो है साइटोप्लाज्म की बात जो है हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट।